आदाब नाजरीन, आप देख रहे राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं मौजूद हूँ सरहदी जिला कुपवारा के सब जिला सुगाम लुलाब में। यहाँ पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मरहूम मुश्ताक साहब और मदीन साहब की बस्ती बनाई गई। मौके पे आम लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। वक्त मेरे साथ मौजूद है DDC मेंबर सुगाम नासिर नजीर लोन साहब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आपका। जैसा कि सर आज यहाँ पे मरहूम मुश्ताक साहब और मदीन साहब की बस्ती बनाई गई, इस दौरान आम लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। आज भी लुलाब के लोग उन शहीदों को याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, पहले तो मैं आपका और आपके नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। जहाँ तक आज की तकरीब का सवाल है, आज हम मरहूम मुश्ताक साहब और मरहूम मदीन साहब की 23वीं बरसी मना रहे थे। और जैसा आपने देखा, अलग अलग इलाकों से लोग आए थे, इस तकरीब का हिस्सा बने और फातह ख्वानी की। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक प्रूफ है कि मरहूम मुश्ताक साहब, मदीन साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम ऐसे ज़रूर किए होंगे कि आज 23 साल बाद भी लोग, जबकि आज जो है शाली कटाई का सीज़न पीक पर है, उसके बावजूद लोग अपना दिन छोड़ के यहाँ आए। तो इस चीज़ का सबूत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसे अच्छे काम किए हैं कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए इस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज कश्मीर के हालात, सियासी हालात बहुत बिगड़े नजर आते हैं। कल पहले जो है दरगाह हजरत बल का वाक़ा हुआ, वहाँ पे एम्बलम लगाया गया और उस पर भी शोर शराबा हुआ। उसके बाद MLA जो है मेरा मलिक के हवाले से जो है वो बहुत आज सुर्खियाँ पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? दरगाह हजरत बल का वाक़ा आपकी नज़र में सही था या गलत था? एम्बलम लगाना वहाँ पे सही था कि गलत था? जबकि उनको कानून पता है, उनको कानून मालूम है, इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे एम्बलम लगाया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? मुझे, अगर मैं इन दोनों वाक़यों को एक ही नज़र से देखूं, तो मुझे लगता है शायद BJP चाह रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़ा पेश आए कि हालात थोड़े से ख़राब हो जाए। क्योंकि अगर आप हज़रत बल का वाक़ा देखते हैं तो उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत थी वहाँ पे एम्बलम लगाने की। एक तो नॉर्मली जब आप फाउंडेशन स्टोन्स लगाते हैं या इनाग्रेशन स्टोन्स लगाते हैं, यूजुअली उसमें एम्बलम होता ही नहीं है। उसके अलावा जब आप कानूनी तौर पर भी देखते हैं कि एम्बलम का यूज़ करना ऐसे, मतलब दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। तो उसके बाद एक रिलीजियस जगह पे देखिए, हज़रत बल की एक अपनी हिस्ट्री रही है और इसमें मरहूम शेख साहब से लेकर अभी तक कितने चीफ मिनिस्टर्स आए, सब ने अपनी अपनी तरह से वहाँ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, रेनोवेशंस करने की कोशिश की है। किसी ने भी आज तक वहाँ न फाउंडेशन स्टोन लगाया, न इनॉग्रेशन स्टोन लगाया। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है उनको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, उनका नाम वहाँ होना चाहिए, और वो भी जो दरगाह का मेन अहाता है उसके अंदर। चले अगर ये बाहर लगाते आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, आपने वहाँ पे लगाया जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, और हमारे मज़हब में कुछ चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो उस हवाले से मैं जब देखता हूँ, उसके बाद जब मैं ये डोडा वाला वाक़ा देखता हूँ, महराज मलिक वाला वाक़ा देखता हूँ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद BJP डेलिबरेटली प्रोवोक करना चाह रही है पब्लिक को कि यहाँ पे थोड़े हालात ख़राब हो जाए, और वो जो है इसको कम्युनल रंगत देके इसका फ़ायदा जो है बिहार इलेक्शन में उठाए। तो दोनों चीज़ें बहुत अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ दोनों वाक़यों की कि ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपका दौर इक़्तिदार है, आपके भी MLA है इस वक्त। आज लोग कहते हैं अगर आज मेरा मलिक पे लग गया PSC पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कल आपके MLA पे लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये देखिए,
ये किसी एक फर्द की बात नहीं है, ये एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ये एक इंस्टीट्यूशन है। लेजिस्लेटिव असेंबली का एक अपना वकार है और कोई भी एमएलए जो चुन के आता है वो लोगों का नुमाइंदा, हम उसे कहते हैं लोगों का नुमाइंदा है। इसका मतलब है कि जो उस इलाके के 1.5 लाख लोग हैं उन्होंने अपना एतमाद दिया है, उन्होंने अपनी आवाज़ दी है उस एमएलए को जो आगे जाके जो है उनकी आवाज़ उठा पाए। तो इस चीज़ को जब आप देखते हैं, ये सिर्फ एक महराज मलिक की बात नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि हो सकता है महराज मलिक ने जो लैंग्वेज यूज़ की हो वो शायद आप या मैं उससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना क्या वो मतलब डिज़र्व करता था वो? अगर उसकी लैंग्वेज से आपको एतराज़ है, आप उसमें एक हमारे कानून में एक सेक्शन है जिसके तहत आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या एफआईआर कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप देखते हैं चाहे बीजेपी के लोकल लीडर्स हो, एमएलएज हो या पार्लियामेंट मेंबर्स हो या इवन जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर तक कभी कभी पब्लिक रैलीज में ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मगर उसका सिला ये देना, और वो भी किस इंसान ने, जिस इंसान के साथ उसका अपना जो जिस इंसान के साथ उसकी लड़ाई हुई वही इंसान जो है उसको पीएसए के तहत बुक कर देता है। तो ये मुझे लगता है पर्सनल वेंडेटा है, ईगो है। और ये एक असेंबली एज एन इंस्टीट्यूशन या एमएलएज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, उनके लिए ये मुझे लगता है कि इन्होंने शायद एक वो जो टोन सेट की है जो हम पिछले 1 साल से रिपीटेडली कह रहे हैं कि यहाँ जो ये डुअल निज़ाम चल रहा है ये हमारे हक में नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये एग्जैक्टली क्या रॉन्ग है उस डुअल निज़ाम में। जस्ट बिकॉज उस डीसी को पता है कि उसकी पोस्टिंग जो है वो एलजी के अंडर है, या हो सकता है ये ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है एक एमएलए को पीएसए में बुक करने से पहले डीसी साहब ने एलजी साहब से कंसेंट ज़रूर ली होगी। तो ये वो रिफ्लेक्ट करता है जो वो प्रॉब्लम हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डुअल सिस्टम है, जो दो सरकार है, ये सही नहीं है। अच्छा, जैसा कि अपोजिशन पार्टी ने आपकी पार्टी पे इल्जाम लगाया कि रहीम रशीद साहब को पता था इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके हवाले से? उसके बाद रहीम रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसने कहा कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, हम तक जो था हमने वो किया और हमारा काम है इसमें बाकी इलेक्टेड मेंबर्स को क्या इन्फॉर्म करना। और कैसे देखते हैं इसको? बेसिकली देखिए, बदकिस्मती से पिछले 9-10 महीने जब से सरकार बनी है, ऑपोजिशन की सिर्फ एक ही कोशिश रही है कि वो सिर्फ निशाना बनाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को और यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, बदकिस्मती से। और वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से उन्हें इस चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एज एन इंस्टीट्यूशन एक एमएलए पे अगर हुआ है, ये आज अगर उस पे हुआ है, कल पीडीपी एमएलए के साथ भी हो सकता है, परसों एनसी के एमएलए के साथ भी हो सकता है। और गलत एक जो मिसलीड करना, लोगों को गलत चीज़ बोलना कि जी रहीम रातर साहब ने इसको जो है एंडोर्स किया और कंसेंट दे दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है और बहुत इररेस्पॉन्सिबल है ऑपोजिशन की तरफ से। और इसकी वजाहत जो है फिर ऑनरेबल स्पीकर रहीम रातर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दी कि आप असेंबली अपने मिजाज के हिसाब से नहीं चला सकते, आप एक रूल के हिसाब से चलते हैं। और उनका रोल सिर्फ ये था कि उन्हें इंटीमेट किया गया, उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आपके एमएलए को जी पीएसए के अंडर बुक किया गया है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर वो हाउस सेशन में होता तो हाउस को इन्फॉर्म करना, और अगर वो हाउस सेशन में नहीं है तो जो सारे मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना। और उन्होंने वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके अलावा उसके मजीद उनका इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, कानूनी तौर पे कहते हैं कि रहीम रशीद साहब को इस पे दस्तखत करना चाहिए था मेरा मिल के पीएसए पे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो पीएसए है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी होती है, जो कि हमारे डीसी साहब ही हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो इट इज़
हिज प्रोग्रेटिव, इसमें असेंबली का कोई रोल नहीं है, इसमें जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा सर, उनको कोई कंसेंट सीख भी नहीं करना था, ना ही चीफ मिनिस्टर से, ना ही स्पीकर से, और ना ही गवर्नमेंट से। इस वक्त आपकी सरकार है, आवाम की सरकार है, उम्मत आपकी सरकार है। इस वक्त जो है कामों में कोताही बरती जा रही है। क्या लगता है आपको काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आप भी ग्राउंड लेवल पे होते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करते हो, क्या आपको लगता है कामों में कोताही बरती जा रही है? फैजान साहब, मुझे लगता है एक जो बड़ी डिफरेंस रही है पिछले 1 साल में, जब से हमारी गवर्नमेंट चुन के आई है, एक जो पिछले 6 साल में यहाँ ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम था, जो बेलगाम घोड़ों की तरह अपनी मनमर्जी चला रहे थे, उसमें कई हद तक रोक आई। पूरी तरह रोक इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि एक डुअल सिस्टम चल रहा है, और जो बड़े अफसर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बाईपास कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। मगर जहाँ तक आप ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, एक ऐसे निज़ाम को हमने संभाला है, हमने ऐसा निज़ाम इनहेरिट किया है जिसमें टोटल अफसरशाही थी। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे माहौल को या ऐसे निज़ाम को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ, आपको लोलाब की बात करूँ, मुझे वाकई विजिबली लगता है कि काफ़ी फ़र्क आया है पहले से, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें भी जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल मैं वसूख से कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है चेंज आया है। अगर आप जनरली भी देखें, आप मुझे बताएं पिछले 6 साल में जो आज मेन इश्यूज़ हैं, यही इश्यूज़ पिछले 6 साल में भी थे, लेकिन इन पे कोई बात ही नहीं कर रहा था, इनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा था। जस्ट बिकॉज आज हमारी अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट है, आज हम बात कर पा रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं इन इश्यूज़ के बारे में, आज हम चाह रहे हैं कि ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं। तो इंशाल्लाह जो एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे उम्मीद है कि, हालांकि हम चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, और जो ये पूरा निज़ाम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, और एक अकाउंटेबल सिस्टम हम सेट कर पाएँ अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारा स्टेटहुड वापस आएगा, और जो ये कमी पेशी रह गई है इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त की जाएगी। जी सर, आपकी पार्टी पे अपोजिशन इस वक्त इल्ज़ाम आयद कर रही है कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया है, आपको 1 साल लगभग पूरा होने को आ रहा है, आपने उसमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी नहीं है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। एक शुरुआत की है हमने, और मैं अगर आपको अभी गिनाऊँ 5-6 चीज़ें मैं आपको गिना सकता हूँ जो गवर्नमेंट ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनने के बाद चेंज की है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि अगर हमने अपने मैनिफेस्टो में 15 या 20 वादे किए हैं, वो सब के सब अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें हमने ये टाइमलाइन नहीं रखी कि विद इन 1 ईयर हम ये सारे वादे पूरे कर देंगे। देखिए, आपको भी ये अंडरस्टैंड करना है कि आज की गवर्नमेंट एक बहुत लिमिटेड सिनेरियो में काम कर रही है, एक बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही है, और कंटिन्यूस कोशिश ये चल रही है कि ये गवर्नमेंट कैसे नाकाम हो, चाहे वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो या चाहे वो दिल्ली की तरफ से हो। उनकी कंसिस्टेंटली उनकी ये कोशिश है कि ये गवर्नमेंट नाकाम होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अपोजिशन ये भी कह रही है, बहुत सारी पार्टियां ये भी दावा कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजाइन करना चाहिए। अगर वो आएंगे, वो क्या करेंगे आप? एग्जैक्ट, आप मुझे बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजाइन कर देती, दूसरी अगर गवर्नमेंट बन जाती है फॉर एग्जांपल, वो क्या करेंगे? उसको भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, उनको भी यही निजाम चलाना है, उनको भी यही अफसरों के साथ काम करना है। ये आप क्या कहोगे? हाँ, ये देखिए, ऑपोजिशन के पास अगर वो ये सब बयानबाजी भी नहीं करेंगे तो उनके पास काम ही क्या है? जी सर, ये फैक्ट है कि ऑपोजिशन का काम, हालांकि मेरे हिसाब से ऑपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उन्हें हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से, ठीक है, बहरहाल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका काम है ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, कि अगर कोई भी चीज़ हो उन्हें वो अपोज ही करना है। ठीक है, अब आपका अपना नज़रिया है, आप अपोज करिए। हमारा जो काम है, हमने 5 साल का जो मैंडेट लिया है, वो लोगों से
इस भरोसे पर लिया है कि इन 5 साल के एंड पर जब हम आपके पास आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि इन्होंने जो वादे किए, जो कोशिश की कि यहाँ का जो भी निज़ाम है वो चेंज हो, वापस जो है लोगों के लिए अफसर अकाउंटेबल बने, और जो जो वादे हमने पूरे किए हैं डेवलपमेंट के हवाले से इंशाल्लाह वो पूरे हों। अगर हम बेसिकली अपनी लोलाब की बात करें, लोलाब को हाल ही में टूरिज्म बेस्ट अवार्ड मिला वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म तो पोटेंशियल है मगर टूरिस्ट आने के लिए तैयार नहीं। कौन से इकदाम आप उठाएंगे इस हवाले से, कौन से कुछ आप इस हवाले से उठाएंगे कि यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बने और बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार वो हासिल कर सके? क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? देखिए फैज़ान साहब, अगर आप टूरिज्म के हवाले से भी देखेंगे, लास्ट जो बहुत बड़ा काम टूरिज्म के हवाले से लोलाब के लिए हुआ वो तब हुआ जब लोलाब बंगस दरंगियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। वो बनाई हमारी गवर्नमेंट ने 2012-13 में। उसके बाद 10 साल यहाँ दूसरा निज़ाम था। उन 10 सालों में कोई बात नहीं हुई टूरिज्म को लेके, कोई काम नहीं हुआ टूरिज्म को लेके। जो यहाँ गेस्ट हाउसेस बने थे उनकी हालत ख़राब हो गई, पड़े रहे ऐसे ही। डिस्पाइट हमारा अपना कैबिनेट मिनिस्टर था, उसके बावजूद उन गेस्ट हाउसेस की मतलब मरम्मत भी नहीं हो पाई। फिर जब मैं डीडीसी बना, मैंने एक पहल की। मैं अगर आप खुद देखेंगे पिछले 5-6 साल में, जब से मैं डीडीसी बना हूँ इन 3-4 सालों में, तब से ही जो है एक फोकस रहा टूरिज्म को लेके, तब से ही एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई टूरिज्म को लेके। मैं जब पहला लोलाब का टूरिज्म फेस्टिवल करवाया मैंने यहाँ चंडीगढ़ में, तब से थोड़ा एक टोन सेट हो गई, बूस्ट मिल गया। उसके बाद फिर हमने एक विंटर फेस्टिवल भी करवाया कारीवन में, दिवर में। कहने का मतलब मेरा है कि मैंने कोशिश की, एक शुरुआत की, और जिसका नतीजा ये था कि अगर आप देखें पिछले साल यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे। जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में गेस्ट हाउस है, कुछ प्राइवेट होटल्स हैं, सब बुक थे वो। बदकिस्मती से जो फिर पहलगाम का वाक़ा हुआ, उसकी वजह से एक ब्रेक लगा टूरिज्म सेक्टर में। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो एक टेम्परेरी ब्रेक है। हालांकि अब ये सीज़न तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल गया। आने वाला जो सीज़न है मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वापस जो है टूरिस्ट आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक कोई प्रोजेक्ट दे देंगे तो टूरिज्म बूस्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको कंसिस्टेंटली इस सेक्टर पे मेहनत करनी है। और जो मैंने शुरुआत की एज डीडीसी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कैसर साहब जो हमारे एमएलए हैं वो उस चीज़ को आगे ले जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम लोलाब में कराएंगे। जी सर, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। अब मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 370 और 35A पे 3 महीने का वक्त मांगा है, लेकिन आपकी सरकार पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आपने खाली स्टेट रूल पे बात की, 370 के हवाले से आपने कोई बात नहीं की। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? नहीं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस चल रहा है वो स्टेट हुड के हवाले से ही है, और उसकी जो नेक्स्ट डेट है 8 अक्टूबर की डेट है। जहाँ तक 370 के हवाले से है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्टैंड में कोई भी फ़र्क आया है। आप देखिए, हमने असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया, और पिछले 8 महीने में किसी भी फोरम में हमारा कोई भी लीडर हो, उसका कंसिस्टेंटली जो स्टैंड इलेक्शन से पहले था वही स्टैंड आज भी है कि हमने कंसिस्टेंटली बात कही है कि हमें 370-35A वापस चाहिए और हम उसके लिए लड़ेंगे। आज भी हम कह रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा स्टैंड चेंज नहीं होगा। हाँ, अब इसमें ये डिफरेंस है कि हमें पता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है, आप उनसे अगर कितना भी कोशिश करेंगे वो आपको 370 वापस नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ही लिया है। अब ये थोड़ी लंबी लड़ाई है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यही गवर्नमेंट हमेशा नहीं रहेगी, यही आइडियोलॉजी हमेशा नहीं रहेगी। देयर विल बी अ चेंज इन सेंटर। जब वो चेंज हो जाएगी, इंशाल्लाह जो ये हमारा केस है वो हम स्ट्रांगली प्लीड करके 370 पे या 35A पे बातचीत करके उसे वापस लेंगे। लेकिन तब तक स्टेटहुड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए 370 है, उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेटहुड भी है, क्योंकि जो हमारे अभी रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो हमारे अभी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनका अजाला
फिलहाल स्टेटहुड से हो सकता है, चाहे वो लैंड के हवाले से हो, अगर हमें अपने लैंड राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, अगर हमें जॉब्स हमारे जवानों के लिए प्रोटेक्ट करनी है, तो वो तभी मुमकिन है जब हमें स्टेटहुड मिलेगा। और हमारी कोशिश इसलिए ज़्यादा इस वक्त स्टेटहुड की है क्योंकि इस गवर्नमेंट ने वादा किया है, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, चाहे वो यहाँ कश्मीर में जब ये आए, जब भी इन्होंने जलसे किए, जब भी इन्होंने प्रोग्राम किए, हर एक तकरीर में इन्होंने ये वादा किया कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड इंशाल्लाह वापस मिलना चाहिए और जो ये हमारे मसले मसाइल अटके हुए हैं वो हल हो। सर, अगर हम बेसिकली अपने लोलाब की बात करें, विंटर आने वाले हैं, यहाँ के लोगों ने हमें मुख्तलिफ शिकायतें की है कि ये आप ऑनरेबल डीडी साहब या ऑनरेबल एमएलए साहब तक पहुँचाइए कि एक तो हमारे रोड खस्ता है, दूसरा बिजली की निज़ाम में जो है बिजली भी नहीं पूरी तरह से हमें नहीं है, और तीसरी बात जो है पानी की बहुत जगहों पे किल्लत हुई लास्ट ईयर। आपकी सरकार इस हवाले से कौन से इक़दाम उठाएगी और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जहाँ तक रोड्स की बात है, अगर आप देखेंगे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स किसी ने अप्रूव करवाए हैं तो वो कैसर साहब हैं, और उनमें से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट भी हो गया होता, लेकिन बदकिस्मती से जो मौसम ख़राब रहा उस वजह से वो अभी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो है एक के बाद एक जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैगडम के लिए आपको मौसम का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जब बारिशों की वजह से वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया। ये रही रोड्स की बात। उसके अलावा आपने बिजली का मसला उठाया। हमने इस साल इंशाल्लाह हमारे फंड्स में से बफर स्टॉक के लिए, स्पेशली विंटर्स के लिए, एक ट्रांसफार्मर्स के बफर स्टॉक के लिए पैसा वागुजार किया है, ताकि जो प्रॉब्लम हमें विंटर्स में होती है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाते हैं तो वो जब तक रिपेयर होके आते हैं तो उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। तो जब वो बफर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहेगा 10-15 ट्रांसफार्मर्स का, अगर कहीं ख़राब हो जाता है तो वो फ़ौरन रिप्लेस करके जब तक दूसरा जब तक ठीक हो जाए, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ का हमने ख्याल किया है। उसके अलावा पानी का आपने इशू किया। पानी का मुझे लगता है लोलाब में मेनली इशू रहता है समर्स में इस साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, तो कहीं कहीं जगहों पे हमें प्रॉब्लम हुई पानी के हवाले से। लेकिन उसमें भी हमने कोशिश की कि जहाँ सप्लाई का इशू है वहाँ पे जो है टैंकर से पानी वागुजार किया जाए। अब इसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे JJM में जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब तक जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखें कि लोलाब में एक है इशू पानी का, क्योंकि यहाँ के जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर हमें लगेगा कि कहीं पे सप्लाई का इशू है तो हम वहाँ जो है वाटर टैंकर्स अवेलेबल रखवाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी कि यहाँ के लोगों ने हम तक पहुँचाया है, वो जो मैं भूल गया था आपको कहना, कि AAY जो है यहाँ के गरीब लोगों को मिलता है, जो टीम के शहर में इस वक्त रह रहे हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी तक जो है उनको वो पैसे वागुजार नहीं किए गए ताकि वो भी अपने लिए 2 कमरे बना सके और विंटर्स में अच्छी तरह से रह सके। अगर उनको इस महीने के बाद मिला तो विंटर आने वाले वो कहाँ पे बना पाएंगे, वो कहाँ पे कर पाएंगे? इस हवाले से आप कोई कौन से इक़दाम उठाएंगे ताकि उनको जल्द से जल्द पैसा वागुजार हो सके और वो विंटर के हवाले से अपनी फैमिली को बचा सके? जी, उसमें एक सबसे बड़ा इशू है कि जो AAY है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और उसमें थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सर्वेज, क्योंकि वो उसमें उनका एक अपना सेट प्रोसीजर है कि वो पहले सर्वे करते हैं, फिर जियो टैग करते हैं, उसके बाद फिर रीवेरिफिकेशन होती है, उसके बाद दूसरी टीम आती है, वो फिर से वेरीफाई करती है, जियो टैग करती है। तो वो सारा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि वो जो फाइनल लिस्ट है वो कंपाइल करके दिल्ली भी जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द जो है उसमें उसके फंड जो है वो रिलीज़ होंगे सेंटर से, और जो है वो लोगों को मिल जाएगा। उसमें एक और इशू था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें अमाउंट रिवाइज़ कर रही है, क्योंकि जो एक अमाउंट मिलता था अभी तक वो
ड्यू टू इन्फ्लेशन अब वो बहुत इनसफिशेंट लगता है। तो आई थिंक इस साल जो वो रिलीज़ होगा AAY का पैसा, उसमें अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है आपकी कि बहुत सारे लोग हैं जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि उन्हें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले और वो जो है अपने मकानों पे काम करके जो कहीं टीन शेड में रह रहे हैं या कहीं 4-5 फैमिलीज एक छोटे से मकान में रह रही है। तो इंशाल्लाह वो इशू जो है मुझे लगता है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो मेन जो ग्राउंड वर्क था सर्वेज का, जियो टैक्स का, वो कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उसका पैसा भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत